अगर मनुष्य के दिमाग में चोट भर लग जाने से कई बार वो अपनी पहचान भूल जाता है, लोगों को पहचान नहीं पाता, फिर ये किस तरह संभव है कि मृत्यु के वक्त मनुष्य का पूरा दिमाग नष्ट हो जाए और उसे फिर भी अपनी पहचान याद रहे? लामोंट कॉलर्स ने अपनी किताब द इल्यूजन ऑफ इमॉर्टैलिटी में ये बात कही है। ये बात उन्होंने पुनर्जन्म को लेकर कही थी। सुनने में ये बात सही भी लगती है, पर जब जिंदगी अपनी परतों को खोलती है तो कई ऐसी कहानियां निकलकर सामने आती हैं जो इंसानी दिमाग के वैज्ञानिक तर्क को सीधे तौर पर चुनौती देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई कोई शक्ति हमारी वैज्ञानिक सोच से भी परे है। आज की सच्ची कहानी कुछ वैसी ही है। ये कहानी एक ऐसे पुनर्जन्म की है जिसकी जांच के लिए साल 1935 में खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आगे आना पड़ा था। तब उन्होंने 15 रेप्यूटेड लोगों की टीम बनाई थी, जिसमें फेमस जर्नलिस्ट्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस और डॉक्टर्स शामिल थे, जिन्होंने जब अपनी जांच रिपोर्ट पेश की तो पूरे देश के साथ खुद महात्मा गांधी भी हैरान थे। तब देश की जनता ने माना था कि शायद ये पुनर्जन्म ही है। आज की ये कहानी आपकी मुलाकात पुनर्जन्म के एक ऐसे रहस्य से करवाएगी जो आपको सच से सबसे ज्यादा करीब लगेगा। आज हम भारत के इतिहास के सबसे फेमस पुनर्जन्म केस की बात करेंगे। इस केस के ऊपर रिसर्च करने के लिए विदेशों से रिसर्चर्स आए थे। इस केस को दुनिया ने शांति देवी पुनर्जन्म केस के नाम से जाना था। आखिर शांति देवी पुनर्जन्म केस क्या था? क्या वाकई शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ था या फिर इसके पीछे भी थी कोई बड़ी साजिश? कैसे की गई थी इस केस की जांच जिसने हैरान कर दिया था पूरे देश को? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हम शांति देवी पुनर्जन्म केस की फाइल को रीओपन करेंगे। इस कहानी की शुरुआत 18 जनवरी 1902 से होती है। चतुर्भुज नाम के मथुरा निवासी के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम लुगदी रखा गया। ये उस दौर का भारत था जब बाल विवाह कर दिया जाता था, खासकर घर में पैदा होने वाली लड़कियों का। लुगदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वो 10 साल की हुई, यानी साल 1912 में, तब उसकी शादी मथुरा के ही केदारनाथ चौबे के साथ करवा दी गई थी। केदारनाथ की मथुरा में एक कपड़े की दुकान थी। केदारनाथ चौबे लुगदी से उम्र में काफी बड़े थे। ये उनकी दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। शादी के कुछ साल बाद लुगदी पहली बार प्रेग्नेंट हुई। घर में खुशियों की लहर आई, पर ये खुशियां ज्यादा समय के लिए नहीं थीं। लुगदी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। साल 1925 आ गया। लुगदी एक बार और प्रेग्नेंट हुई। इस बार भी कॉम्प्लिकेशन थे। ऑपरेशन हुआ। लुगदी ने स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। उसने एक बार अपने बच्चे को देखा भी, पर फिर उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे हॉस्पिटल में ही रखा गया। 10 अक्टूबर 1925 को लुगदी की खराब तबीयत की वजह से मौत हो गई। लुगदी की मौत के ठीक 10 महीने 7 दिन बाद 11 दिसंबर 1926 के दिन दिल्ली में बाबू रंग बहादुर के यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ। उन्होंने प्यार से उसका नाम शांति रखा। शांति बाकी बच्चियों की ही तरह थी, पर वो बहुत कम बात किया करती थी। उसकी उम्र 4 साल की हो चुकी थी, पर वो किसी से भी कुछ ज्यादा बात नहीं किया करती थी। इस बात को लेकर शांति के घर वाले परेशान भी रहा करते थे। इसी बीच एक रोज अचानक शांति अपने घर वालों से सवाल करने लगी, पिताजी, मेरे पति कहाँ हैं? मेरा एक बच्चा भी है, वो कहाँ है? मेरा एक ससुराल भी है, जहाँ आंगन में एक बड़ा सा कुआं है। 4 साल की शांति की इन बातों को उसके पिता ने सीरियसली नहीं लिया और उसे समझा बुझाकर सुला दिया। अगले दिन सुबह से शांति की बोली में मथुरा की झलक आने लगी। घर वाले हैरान थे। उनका कोई जानने वाला मथुरा में नहीं रहता था। 4 साल की बच्ची शांति सभी से मथुरा की बोली में बात करने लगी। 1-2 साल का समय और बीता। शांति 6 साल की हो गई
और वो अपने घर वालों से बोलने लगी, ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर तो मथुरा में है, वहीं मेरे पति रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है, हमारा एक बेटा भी है जो कि वहीं रहता है। उससे पहले मैंने एक बच्चे को और जन्म दिया था, पर वो मुर्दा पैदा हुआ था, वहीं मेरा घर है, मुझे मथुरा लेकर चलिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपने पति के पास जाना है। मथुरा में सभी लोग मुझे चौबे की पत्नी यानी चौबाइन कहकर बुलाते हैं। एक 6 साल की बच्ची शांति बिल्कुल बड़ों की तरह बात कर रही थी। घर वालों को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने उसे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया। साइकियाट्रिस्ट ने शांति से सवाल किया, बताओ क्या हुआ था, तुम्हारी पहली डिलीवरी के बारे में बताओ। शांति ने बताया, मेरी पहली डिलीवरी भी सर्जरी से हुई थी, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। दूसरी डिलीवरी भी सर्जरी से हुई, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई और उसी वजह से मेरी मौत हो गई थी। मथुरा में जो द्वारकाधीश टेम्पल है उसी के सामने ही मेरा घर है। उस घर के आंगन में एक कुआं भी है जहां मैं रोज नहाया करती थी। मैंने अपने कमरे में एक जगह जमीन के अंदर गड्ढा करके मटके में 150 रुपए भी छुपा कर रखे थे। साइकियाट्रिस्ट को हैरानी हो रही थी कि एक 6 साल की बच्ची इतनी बारीकी से कैसे बात कर सकती है। तब साइकियाट्रिस्ट ने डॉक्टर्स की टीम को बुलाया। कई दिनों तक उन्होंने शांति को ऑब्जर्व किया और उसके घर वालों से कहा, लाइफ में कई चीजों का जवाब साइंस के पास भी नहीं होता, ये केस भी कुछ उसी तरह से है, अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। ऐसा केस हम लोगों ने अपनी लाइफ में पहले नहीं देखा था। शांति के घर वालों ने उसका तमाम इलाज करवाया, झाड़ फूक के साथ कई बाबा और हकीमों को भी दिखाया गया, पर शांति के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। शांति अपने ससुराल जाने की जिद करती रही। उसके घर में कलेश होना शुरू हो गया था। कई बार तो घर वाले ही शांति को डांट दिया करते थे। वो छोटी सी बच्ची रोते हुए भी एक ही बात कहती थी कि ये मेरा घर नहीं है, मैं इस घर में गलती से आ गई हूं, मेरा असली घर तो मथुरा में है। इसी बीच शांति के घर के दरवाजे में खटखट की आवाज हुई। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। शांति के पिता बाबू रंग बहादुर ने दरवाजा खोला। अचानक से किसी ने शांति के घर में दस्तक दी थी। इस दरवाजे की दस्तक के बाद शांति की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला था। समय गुजरने के साथ ये बातें शांति के दूर के रिश्तेदार जो कि दिल्ली में ही रहा करते थे, बाबू बिशन चंद को पता चली। उन्हें भी हैरानी हुई और वो सीधे शांति से मिलने उसके घर आ गए। जो उसके घर में दस्तक हुई थी तो दरवाजे के बाहर बाबू बिशन चंद ही खड़े हुए थे। बाबू बिशन चंद काफी पढ़े लिखे आदमी थे। वो दिल्ली के दरियागंज के फेमस रामजस स्कूल में टीचर भी थे। उन्होंने शांति के पिता से कहा, मुझे शांति से मिलना है, बुलाओ उसे। शांति ने अपने पति के बारे में बाबू बिशन चंद को कुछ और बातें बताई। उसने कहा, मेरा पति बहुत गोरा है, उसके बाएं गाल में मस्सा भी है और उसकी आंखों में चश्मा भी लगता है। वो दिन भर दुकानदारी करता है और रात को घर वापस जाता है। वो सच में बहुत सुंदर दिखता है। मेरा एक देवर भी है, उसकी शादी भी हो गई थी, उसका एक बच्चा भी हुआ था। अब शांति अपने पति का हुलिया भी बताने लगी थी, पर शांति कभी अपने पति का नाम नहीं बताती थी। कई बार घर वालों ने उससे उसके पति का नाम पूछा भी था, पर उसने शर्माते हुए कहा था, मैंने शादी के बाद भी कभी उन्हें उनके नाम से नहीं पुकारा था। हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लिया जाता है, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। उस दौर के भारत में सच में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती थी, पर 8 साल की बच्ची ऐसी बातें करेगी किसी को भी यकीन नहीं होता था। ये तो उसके खेलने कूदने की उम्र थी, पर इस उम्र में वो अपने पति की कहानी सुनाया करती थी। वो अपने एक ऐसे बच्चे के बारे में बात किया करती थी जिसकी उम्र उससे भी ज्यादा थी। बाबू बिशन चंद ने शांति से कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया कि कुछ समय पहले तुम अपने घर से भाग गई थी, क्या तुम मथुरा के लिए ही भागी थी? शांति ने कहा, हाँ, मैं मथुरा के लिए ही भागी थी, पर तब तक इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मुझे किसी ने मथुरा की बोली नहीं सिखाई है, फिर भी मुझे आती है,
क्योंकि पहले मैं अपने पति से इसी भाषा में बात किया करती थी। बाबू बिशन चंद ने आगे कहा, भले ही तुम अपने घर वालों को पति का नाम नहीं बता रही हो, पर तुम मुझे बता सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे पति से जरूर मिलवाऊंगा। मैं तुम्हारे घर वालों की तरह नहीं हूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इतना सुनते ही शांति शर्मा गई और हंसते हुए कहती है, पक्का आप मुझे उनसे मिलवाएंगे ना? आप झूठ मत बोलिएगा। उनका नाम केदारनाथ चौबे है। उनकी मथुरा में ही द्वारकाधीश मंदिर के पास कपड़े की दुकान है और वहीं घर भी है। इतना सुनते ही बाबू बिशन चंद वहां से चले गए और जाते जाते शांति से कहा, तुम सही होगी तो कुछ महीने बाद तुम्हारे ससुराल से कोई ना कोई यहाँ जरूर आएगा। मेरी बात को याद रखना और अभी अपने इस घर में आराम से रहो। बाबू बिशन चंद ने केदारनाथ चौबे के नाम पर एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने शांति की पूरी कहानी लिख दी और ये भी लिख दिया कि शांति केदारनाथ चौबे से मिलना चाहती है। उन्होंने लेटर को शांति के बताए एड्रेस पर पोस्ट कर दिया। उस समय पर छोटी जगहों में नाम से लेटर पहुंच जाया करते थे। वो लेटर भी डाकिये ने केदारनाथ चौबे की दुकान में पहुंचा दिया। केदारनाथ चौबे ने लेटर को पूरा पढ़ा। उसमें लिखी बात सब सच थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये बातें शांति को कैसे पता। पर मथुरा में हालात बदल गए थे। केदारनाथ चौबे ने लुगदी की मौत के बाद तीसरी शादी भी कर ली थी। केदारनाथ चौबे ने लेटर पढ़ने के बाद फैसला किया कि वो शांति के घर अभी खुद तो नहीं जाएंगे, पर अपने चाचा के लड़के को भेजेंगे कि वो जाकर पता करे कि सच्चाई क्या है। केदारनाथ चौबे का कजन कांजीलाल बाबू बिशन चंद के साथ शांति के घर पहुंचे। बाबू बिशन ने शांति के पूरे घर वालों के सामने शांति से झूठ बोलते हुए कहा, देखो मैंने कहा था ना, तुम्हारे पति केदारनाथ चौबे को लेके आया हूं। यही है मथुरा वाले केदारनाथ, मिल लो। इतना सुनते ही शांति शर्माने लगी। बाबू बिशन ने कहा, शर्मा क्यों रही हो? शांति ने जवाब दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। ये केदारनाथ चौबे नहीं बल्कि उनके कजन है कांजीलाल। इस बात को सुनते ही पूरे घरवाले एक बार और हैरान हो चुके थे। बाबू बिशन चंद ने पूरे परिवार से कहा, अब कहानी यहीं से घूमेगी। ये बच्ची सच बोल रही है, इसका ये पुनर्जन्म ही है। केदारनाथ चौबे के कजन कांजीलाल ने बहुत देर तक शांति देवी से बात की। शांति ने कांजीलाल को ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ और सिर्फ परिवार वालों को ही मालूम थी। शांति ने कांजीलाल के बारे में भी बहुत कुछ बताया। ये सब सुनने के बाद कांजीलाल पागल से हो गए। वो तुरंत मथुरा के लिए रवाना हुए और केदारनाथ चौबे से कहा, वो बच्ची सबको सच बता रही है। ये चमत्कार ही है, ये पुनर्जन्म ही है। तारीख आई 12 नवंबर 1935। केदारनाथ चौबे अपने बेटे नवनीत लाल और अपनी मां के साथ शांति के घर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इन सभी के मन में बहुत से सवाल थे। ये तीनों दिल्ली शांति के घर पहुंचे। शांति के परिवार वालों ने एक बार और झूठ बोला और शांति से कहा, केदारनाथ चौबे के बड़े भाई आए हुए हैं, मिल लो। शांति ने केदारनाथ को देखा, पूरी तरह से शर्माते हुए कहा, नहीं, ये उनके बड़े भाई नहीं हैं, बल्कि यही मेरे पति हैं। यही केदारनाथ चौबे हैं और मैं इनकी पत्नी। इसके बाद उस बच्ची शांति ने सर को ढका और केदारनाथ की मां के पांव छुए। अपने बेटे नवनीत लाल को देखते ही कहा, ये मेरा बेटा है। इसे मैंने एक ही बार देखा था, पर मां हूं ना, इसलिए पहचान लिया। इस समय तक शांति देवी की उम्र 9 साल हो चुकी थी और जिसे वो अपना बेटा कह रही थी वो उससे 10 महीने बड़ा था। आगे शांति ने तीनों से खूब बातें की, उन्हें पूरी कहानी सुनाई। जब शांति को पता चला कि केदारनाथ चौबे ने तीसरी शादी कर ली है तो वो नाराज भी हो गई और नाराजगी में सबके सामने बोली, इनसे पूछिए, जब मैं बीमार थी तो इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये मेरे बाद कभी शादी नहीं करेंगे। इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। ऐसा इन्होंने क्यों किया?
केदारनाथ चौबे ने कहा, हाँ, मैंने लुगदी से ऐसा वादा किया था। फिर शांति ने सब कुछ बताया। केदारनाथ ने अकेले में भी शांति से बात की। उसने केदारनाथ को पति पत्नी के बीच की बातें भी बताईं, वो बातें जो सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी लुगदी को मालूम थीं। केदारनाथ चौबे को पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये लुगदी का पुनर्जन्म ही है। रात हुई, केदारनाथ चौबे अपनी मां और बेटे के साथ मथुरा के लिए निकलने ही वाले थे कि शांति देवी रोने लगी और कहा, मुझे भी इनके साथ मथुरा जाना है, आप लोग मुझे मेरे घर भेज दीजिए। काफी हंगामा हुआ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। काफी समझाने के बाद शांति देवी को रोका गया। इसी बीच अगले दिन ये खबर दिल्ली के एक न्यूज़पेपर में छप चुकी थी। धीरे धीरे इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया। भारत के हर शहर में ये कहानी पहुंच चुकी थी। मीडिया ने इस कहानी को ऐसे कवर किया था कि इसके ऊपर महात्मा गांधी की भी नजर पड़ चुकी थी। उन्हें पता चला कि शांति देवी के बताए हर फैक्ट सही निकल रहे हैं। महात्मा गांधी इस खबर से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने पहले खुद शांति देवी से मुलाकात की, उस बच्ची से पूरी कहानी सुनी और फिर एक 15 सदस्य कमीशन नियुक्त किया गया। उस टीम में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जर्नलिस्ट्स, एडिटर्स, वकील सभी धुरंधर शामिल थे, जिनसे कहा गया कि वो इस बात की जांच करें और बताएं कि शांति देवी पुनर्जन्म केस की क्या सच्चाई है। तारीख आई 24 नवंबर 1935। पूरी 15 लोगों की टीम 9 साल की शांति देवी के साथ दिल्ली से ट्रेन में बैठकर मथुरा के लिए रवाना हो गए। ट्रेन दौड़ती गई और शांति देवी ने पूरी कहानी 15 लोगों को भी सुना दी। पर ट्रेन लेट हो गई। शांति देवी ने मथुरा की बोली में कहा, अब मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। ये सुनकर जांच अधिकारी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, स्टेशन में उतरने के बाद तुम हम लोगों को अपने ससुराल का रास्ता बताओगी, याद है ना तुम्हें? शांति ने कहा, घर थोड़ी दूर है पर मैं बता दूं। वो सभी मथुरा पहुंच गए। भीड़ में शांति को एक अनजान आदमी दिखा। शांति ने उस आदमी के पैर छुए और आशीर्वाद लेते हुए कहा, ये मेरे पति के बड़े भाई हैं। वो आदमी सच में केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई ही था। शांति देवी ने सभी को रास्ता बताया। उस रास्ते को फॉलो करते करते सभी 15 लोग शांति देवी के साथ केदारनाथ चौबे के घर पहुंच गए। जांच करने वाली टीम हैरान थी। 9 साल की बच्ची जो कि पहली बार मथुरा आई है, उसे यहाँ के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम है? शांति देवी ने घर के बारे में सब कुछ बताया। उसने आंगन के बीच में कुआं दिखाया। उसने अपने कमरे की बात बताई। सब कुछ सही निकलता गया। शांति देवी ने सभी रिश्तेदारों को भी पहचान लिया था। 15 लोगों की टीम के सामने शांति देवी की सभी बातें सच होती दिख रही थी। शांति के सामने लुगदी के माता पिता और मौसी को भी लाया गया। शांति देवी ने गले लगाते हुए उन्हें भी पहचान लिया और माता पिता के सामने बैठकर रोने लगी। उसे रोता देख वहां मौजूद हर इंसान रो रहा था। रोते रोते शांति देवी ने कहा, यही मेरा असली परिवार है। इन सभी के साथ शांति देवी ने लुगदी की सहेलियों के नाम भी बताए और उन्हें भी पहचान लिया था। शांति देवी ने सबके सामने ऐसे राज भी बताए थे जो कि केवल लुगदी और परिवार वालों को ही पता थे। जांच करने गई टीम को सब पता चल चुका था। पूरी टीम शांति देवी के साथ दिल्ली वापस आ गई। दोबारा एक बार और शांति देवी से पूछताछ हुई। छोटी सी बच्ची को कई बार गुमराह करने की कोशिश की गई, पर उसके सभी फैक्ट सच निकले। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की जांच करने के बाद 15 सदस्यों की टीम ने कहा, शांति देवी की बातें सच है। अब ये पुनर्जन्म है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं, पर शांति ने सब कुछ सही बताया है। अंत में महात्मा गांधी को जो रिपोर्ट मिली, उसके आधार पर उन्होंने माना कि सच में ये पुनर्जन्म का केस था। गांधी का नाम जुड़ने के कारण
ये केस तब पूरे भारत में फेमस हुआ था और देश विदेश से पुनर्जन्म पर अनुसंधान करने वाले रिसर्चर इस केस की छानबीन करने पहुंचे थे, जिनमें से कईयों ने इसे पूरी तरह सच भी माना था। कनाडा के रिसर्चर इयान स्टीवंस ने शांति देवी का इंटरव्यू भी लिया था और कहा था, जिसका हिंदी अनुवाद ये है कि शांति देवी की बातें ऐसी कल्पना की तरह हैं जिन्हें गलत नहीं साबित किया जा सकता है। इस मामले में उनकी एक किताब 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन काफी फेमस भी हुई थी। तमाम कसौटी पर खड़ी उतरने के बाद भी शांति देवी वापस मथुरा केदारनाथ चौबे के पास नहीं जा पाई थी। इसके पीछे कानून और सारी मान्यताओं की वजह से उन्हें इजाजत नहीं मिली। समय गुजरता गया, शांति देवी दिल्ली में ही रहीं और पूरी दुनिया और हिंदुस्तान के लोगों ने माना कि शांति देवी ही लुकदी हैं। शांति देवी ने हमेशा यही कहा, ये मेरा दूसरा जन्म है। तारीख आई 27 दिसंबर 1987, जब शांति देवी की उम्र 61 साल थी। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन 61 सालों की जिंदगी में शांति देवी ने हमेशा केदारनाथ चौबे को ही अपना पति माना और कभी शादी नहीं की। ये कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसने पहला जन्म लुगदी के रूप में लिया था। 23 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। उसने दूसरा जन्म शांति देवी के रूप में लिया था और 61 साल की जिंदगी पिछले जन्म के पति की याद में गुजार दी।